चलिए बेटा रिवाइज करते हैं हम ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें पढ़ेगी इधर देख लो, सामने पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और अगर थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो तो समझने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, आपने सीक्वेंस के हिसाब से आप नहीं चले हो, तो फिर आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो है द डीएनए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इतने सारे टॉपिक्स आपके इसमें दिए हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी जो बात है, ये चैप्टर आता है कि भाई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको शॉर्ट में हम MBIB बोलते हैं। बहुत जगह आप नेट पे भी सर्च करोगे MBI तो आपको यही सब मिलेगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा नाम से ही पूरा आपको क्लियर है कि जो इनहेरिटेंस चल रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो, या फिर डीएनए के क्या फंक्शंस हैं, वो सब हम इसके अंदर वैसे डील करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, आप बिल्कुल भूल जाइए। हम तो जानते हैं कि डीएनए है, लेकिन जब ये जानते नहीं थे हम लोग कि कौन सा है जेनेटिक मटेरियल, तब इसकी सर्च हुई थी ना। तो सबसे पहला एक तरीके से इन्होंने आपकी बुक के अंदर जो डीएनए के बारे में बताया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे हुई। हाँ, उस समय लगभग ये आइडिया था कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, इन तीनों में से एक जरूर है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा डीप से हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि एक तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, उससे क्या चीज़ निकल के सामने आई, सिर्फ इतना ही आया कि देयर इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की नेचर समझ में नहीं आई वहाँ, ठीक है। उस नेचर को समझने के लिए बाद में 3 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने बाद में काफ़ी लेटर ऑन प्रयोग किए, जिससे ये क्लियर हुआ कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जो नेचर है वो क्या है, वो डीएनए है, ठीक है। और इसी तरीके के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे जो एक्सपेरिमेंट था एक हर्शे एंड चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और एक दो एक्सपेरिमेंट कोई और भी आपको मिलेंगे। दूसरा इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो मिजेल्सन एंड स्टाहल का था, जो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन बताता है। वो आपके नीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके जो है N14 और N15 का 2 टाइप के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली आप जितना भी इसमें पढ़ लें, आपके सामने एक चीज़ आएगी कि ये डीएनए है और डीएनए से क्या बनता है, mRNA मान लो, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रोटीन बनता है। mRNA के बाद क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए से mRNA बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन है ये, और ये क्या है, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनना क्या है, रेप्लिकेशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। और जो एक चीज ये पढ़ने के बाद, यानी पहले हम देखेंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, फिर उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, फिर उससे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, फिर ट्रांसलेशन कैसे होता है, और प्रोटीन बनने के बाद अब जैसे एक सिस्टम आ गया ये। फिर एक दो हम एग्जांपल देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी स्पेसिफिक mRNA को कोड करता है, और mRNA क्या करता है, एक प्रोटीन को कोड करता है।
प्रोटीन से एंजाइम बनता है और एंजाइम किसी स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। अब जो जेनेटिक कोड वाली जो चीज आएगी वो आएगी यहाँ पर, ठीक है, वो भी आपको समझाएंगे। इसका पूरा मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इन सब इंफॉर्मेशंस फ्लो होने का। अब ये जो डायग्राम है इसको आप कह सकते हो ये है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा अगर आपको आता है तो ये चैप्टर क्या है, सेंट्रल डोग्मा का ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा आपको पता है कि ये देयर इज वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वन वे फ्लो एक ही तरफ जाता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, हालांकि कुछ स्थितियों में ये उल्टा भी है, जैसे अगर आपको नीट वगैरह के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि एमआरएनए से क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है। जो रेट्रोवायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, वो जब सेल्स में जाते हैं तो सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, उनसे पहले डीएनए बनता है और फिर वो डीएनए बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जो एमआरएनए से डीएनए बनने की क्रिया है वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो अब बेसिकली आप लोगों का जो प्रश्न आया है वो आया है जेनेटिक कोड पे, और दूसरा कौन सा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो चीज़ पे। तो मैं ये समझूं, बाकी चीज़ें तो आपने समझी हुई है। आप थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर पे भी ध्यान कीजिएगा, डीएनए पैकेजिंग किस तरीके से है ये भी आप ध्यान कीजिएगा। डीएनए है, डीएनए के बाद क्या है, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनोइड है, सोलेनोइड के बाद स्कैफोल्ड प्रोटीन है, और इस तरीके से पैकिंग है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम के अंदर कितना है, ऑक्टामर है, दो है, H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उनके सबके दो पार्टिकल्स हैं। और जो डीएनए न्यूक्लियोसोम के चारों ओर लिपटा हुआ है वो कौन सा है, कोर डीएनए है। और जो दो न्यूक्लियस के बीच का जो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है वो क्या है, लिंकर डीएनए। इतना सब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, वो डबल हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हम बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं उसको, वो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर एक कम से कम एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बीच में पेंटोल शुगर है, उस पे एक साइड कितने नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनी बेसिस, और एक पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। ये सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अभी हम देखते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, क्योंकि जब एमआरएनए बन गया और उससे बनता है प्रोटीन, तो ये एमआरएनए कैसे तय करता है कि प्रोटीन के अंदर यही पर्टिकुलर अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे, ये कैसे तय होता है, इन सब बातों का जवाब हमें कौन देता है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और इस पे जो काम करने वाले, हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो H.G. खुराना, उनका जेनेटिक कोड की डिक्शनरी को कंप्लीट करने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। प्रोटीन में कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स। शुरुआत में, अब जैसे अगर डीएनए में देखो तो केवल इतने टाइप के ही क्या हैं, नाइट्रोजनी बेसिस है, केवल इसी के आधार पे तो वो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अलग है, बाकी तो शुगर और फॉस्फेट तो सेम ही है। तो अगर ये ही कोड करते तो एक केवल एक को ही कोड करते, ठीक है, और अगर दो दो मिलकर के कोड करते तो भी कम को करते, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या है कि 3-3 के कोड से दिया, ठीक है। तो इसमें जो बनता है वो 64 टाइप के कोड बनते हैं। कैसे कि 4 टाइप के तो ये हो गए, पहला बेस, दूसरी तरफ भी 4 ऑप्शन है, तीसरी बार भी 4 ऑप्शन है, ठीक है।
ये कितने हो गए? इतने टाइप के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। और अगर 2 होते तो इसमें फिर 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। एक होता तो केवल 4 ही हैं, 4 टाइप के कोड हो सकते थे, तो इसलिए इस पे आई चीज। और दूसरा, इसको जब क्लियर किया गया कि वास्तव में ऐसा होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाई गई, जैसे यू 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 ऐसे करके एक पॉली एक ही तरीके का, तो उसमें जो प्रोटीन बनाना उसमें केवल एक ही तरीके का अमीनो एसिड, ठीक है। फिर 2-2 करके बनाई गई, 3-3 करके भी बनाई गई, तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने इसको क्लियर किया। खैर उस बेस में हम नहीं जाएंगे, वो एक बड़ी प्रक्रिया है। फिर भी हम जेनेटिक कोड को देखेंगे, तो आपको केवल इतना याद रखना है, UCAG, इतना ही याद रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा। यहां आप जो टेबल बनाते हैं, पहला कोड कहां से लेते हो भाई? इधर साइड से ये वाला कोड लोगे क्या पहले 1 नंबर पे, या 1 नंबर पे ये ले रहे हो? वैसे तो कैसे ही कर लो, UCAG, इधर भी कर लो UCAG, और तीसरे यहां पे बना लो। जब भी आप लिखोगे पहला कोड इधर से U, दूसरा इधर से, वो तीसरा ये, फिर आएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पे बनाओ, चलो ये क्या आएगा? पहला C, ये बन, इस तरीके से टोटल जो है वो 64 टाइप के बन जाएंगे। अब इसको बोलते हैं कोडोन, जो ये 3-3 का है ना, इसको बोलते हैं कोडोन। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। यहां देखोगे ये है, जैसे ये मीथियोनिन टाइप के अमीनो एसिड को कोड करता है। ये किसको? ग्लाइसिन को होगा, GLY लिखा होगा। यहां पे जो बनेंगे प्रोलीन को होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 64 बना सकते हैं। ये कोडोन बनाना तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें स्टॉप कोडोन भी है। स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? गौर करो इधर, UAA, UAG यहां पर, ठीक है, स्टॉप कोडोन्स हैं। तो इस तरीके से आप पूरी ये डिक्शनरी बना लेंगे, मैं ना बनाऊं इसको पूरा। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। वो मेन चीज है बेटा। पहली प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट, ठीक है। दूसरा है कुछ इस तरीके के 1-2 प्रॉपर्टीज आप और भी ऐड कर सकते हो। नॉन एम्बिगुअस कुछ इस तरीके के भी आ सकती हैं, ठीक है। ट्रिपलेट है, इसका मतलब 3-3 का ग्रुप है, इस तरीके से।
ठीक है। कोमालेस, कोमा का मतलब भाई ये बीच में कोई गैप पंक्चुएशन कुछ नहीं, लगातार होंगे। ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह एक जैसे हैं। मान लीजिए मनुष्य के अंदर यू 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 किसको कोड कर रहा है? ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। तो दूसरे जानवर में या बैक्टीरिया में भी लगभग वही कोड करते हैं, हालांकि इसके कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरीके की यूनिवर्सलिटी है। ठीक है। फिर डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब ये है कि जैसे जो अमीनो एसिड हैं वो अमीनो एसिड हो सकता है एक से ज़्यादा के द्वारा भी कोड किए जाएं। जेनेटिक कोड का जो लास्ट देखोगे सारे चारों ही प्रोलीन को कोड कर रहे हैं ना, तो अगर एक अमीनो एसिड जो है एक से ज़्यादा कोडोन्स के थ्रू कोड होता है तो वो क्या है? डीजनरेट। फिर नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जैसे यू 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 ये एक कोडोन आ गया तो दूसरा कोडोन यहाँ होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू 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 तो एक हो गया, दूसरा फिर ये कोडोन हो गया, तीसरा कोडोन ये हो गया, यू यू सी हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होते, तो नॉन ओवरलैपिंग। ये कुछ जेनेटिक कोड की डिक्शनरी की विशेषता है। ठीक है। अब जो इस पे कोड होगा उसी के हिसाब से क्या आएगा आगे? टीआरएनए। ठीक है। ये कुछ मैंने आपको बताया था, जो राइबोसोम है, राइबोसोम की ये स्मॉलर सब यूनिट है, यहाँ पे आके एमआरएनए एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आते हैं? ये टीआरएनए कुछ इस तरीके से ये टीआरएनए क्या लेकर के आते हैं? अमीनो एसिड लेकर के आते हैं। ठीक है। और ये अमीनो एसिड कैसे लेकर आएंगे? जैसे यहाँ यू 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 है, ठीक है, तो इसके ऊपर इसका उल्टा कौन सा होगा? यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? देखो ये तो ये पता है ना, यहां पर आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए ए ए। तो ये जो होगा ये तो होगा कोडोन, और ये क्या होगा? एंटी कोडोन। तो एंटी कोडोन क्या होगा? कोडोन का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और इसके ऊपर क्या जुड़ा होगा? पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन इस पे जुड़ा हुआ है। जैसे ये दोनों यहां आएंगे इनके बीच में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही ये यहां से क्या करेगा? यहां से कट हो जाएगा, ये एमआरएनए हो जाएगा फ्री, सॉरी टीआरएनए फ्री हो जाएगा, और ये टीआरएनए विद 2 अमीनो एसिड्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा वो यहाँ पे आएगा, फिर नया बॉन्ड बनेगा, आगे वाला फ्री होता जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे और क्या बनता जाएगा? लास्ट में क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। ठीक है। तो ये तो था जेनेटिक कोड के बारे में। अब आपको समझ में है? कुछ और कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिए। ये हो गया। सेकंड हमें क्या देखना है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? एक खास टेक्निक है जिसमें से हम ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ पता कर सकते हैं डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का, रेपिस्ट का, या कोई घटना हो गई हो वहाँ से कोई डीएनए सैंपल मैच करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ एक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको डीएनए ही कलेक्ट करना होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? डाइजेशन है। डाइजेशन के बाद क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या है? सदर्न ब्लोटिंग है। सदर्न ब्लोटिंग के बाद क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है।
हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेबल्ड VNTRs, और लास्ट में क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी है और फिर मैचिंग है। इस तरीके से ये इतने स्टेप आप नोट कर लो इसके। पहला तो DNA, दूसरा डाइजेशन, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर क्या है, सदर्न ब्लोटिंग है, फिर हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेबल्ड VNTRs, फिर ऑटो रेडियोग्राफी है और फिर मैचिंग है। ये कितने स्टेप हो गए? कितने स्टेप हो गए? तो सबसे पहला DNA, दूसरा डाइजेशन है, डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, चौथा क्या है, सदर्न ब्लोटिंग है, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेबल्ड VNTRs है, छठा ऑटो रेडियोग्राफी है और सातवां मैचिंग। अब जब भी DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है तो जितने भी DNAs को आपको मैच करना होता है, जैसे एक जगह से आपने DNA लिया है सैंपल A, दूसरी जगह से लिया है आपने सैंपल B, तीसरी जगह से लिया है आपने सैंपल C, तो तीनों की जो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे ना, उसके लिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेप तो DNA कलेक्शन का हो ही गया, सैंपल आ गए। इन तीनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे और एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इनको डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेस्ट करने से इनके बहुत सारे टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, जो हमारी एक स्लैब बनाई हुई होगी, किसकी, एगारो जेल की स्लैब बनाई होगी, उसके ऊपर सैंपल को हम लोड करेंगे वेल्स में। ये लोड करने के बाद इधर पॉजिटिव, इसको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद आप देखते हो कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लगाते हैं तो ये मूव करते हैं इधर, ठीक है। जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो आगे पहुंच जाएगा, उससे बड़ा पीछे रह जाएगा। इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं। तो अगर A और B एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के DNA हैं, तो दोनों के अरेंजमेंट भी सिमिलर आएंगे। अब बात यह कि इन अरेंजमेंट को हम पहचानना चाहते हैं, तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो सदर्न ब्लोटिंग का आता है, जिसमें हमने आपको एक यहाँ पर एडजस्ट करके भी बताया था आपको कि भाई किताब रख के इस प्रकार से विक बना करके आपको बताया था। उस हिसाब से जब हम करते हैं तो जैसे ये एक फिल्टर पेपर विक है, यहाँ स्टॉपर है, इसके ऊपर जेल रखा होता है, जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो ब्लोटिंग पेपर होते हैं, ऊपर ये वजन रखा होता है। तो यहाँ से जब एक स्पेसिफिक पीएच वाला सॉल्यूशन चढ़ता है तो ये जो इसके जो DNA हैं वो किस पे आ जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर। उसी पे लेना हमारा उद्देश्य है, और वो डीनेचर भी हो जाएंगे। कहने का मतलब दोनों एक एक्सटेंड हो जाएंगे। अब इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को हम किस में डिप करते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यानी हर सेगमेंट से संबंधित DNA का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इसके अंदर होता है। तो जब हम इसे डिप करेंगे तो वो रेडियो लेबल्ड है, तो सबके साथ चिपक गया। सबके साथ चिपक जाने के बाद जब हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है कि जब आप जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है अब उस पर आ गए, लेकिन आप देख नहीं पाते हो उनको, DNA फ्रेगमेंट को देख नहीं पाते हो, इसके ऊपर आपने एक्सरे फिल्म रखनी है और कुछ समय के बाद इसको आपको डेवलप करना है। तो डेवलप करोगे तो ये जो है एक्सरे फिल्म ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के स्पॉट आएंगे जहां जहां मैच होता है। तो जिसके स्पॉट्स एक जैसे आ गए तो इसका मतलब वो A और B का सैंपल मैच हो गया, इसके अलग आएंगे तो वो मैच नहीं होगा। तो दैट इज DNA फिंगर प्रिंटिंग, बिल्कुल नट शेल के अंदर। आप मेन बात है इसका ये याद रखिए, आपको पहले बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, ये चीजें याद रखिए। इसको कैसे कैसे करना है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप DNA सैंपल प्राप्त करते हैं, सैंपल लेने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। मान लीजिए 3 जगह से सैंपल लिया, A, B और C। अब आपको शक है कि जो
ए है सैंपल, वो हो सकता है ए और बी एक ही व्यक्ति हो, यही मैच करना है, तो ए बी सी तीनों ले लिए, या हो सकता है तीनों घटनास्थल पे ही एक ही आदमी हो, तो वो जो भी है, आप तीनों सैंपल आपने लिए, तीनों सैंपल्स को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपने सदर्न ब्लोटिंग की, सदर्न ब्लोटिंग के बाद नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आगे सिंगल स्टैंडर्ड, उनको रेडियो लेबल्ड VNTR के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उनके साथ रेडियो लेबल्ड सबके साथ जुड़ जाएगा। तो वो रेडियो लेबल्ड का मतलब क्या होता है कि वो कुछ विकिरणें छोड़ते हैं जो कि एक्सरे फिल्म पे निशान बना देंगे। जब हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर एग्जैक्टली इस तरीके से सुपर इम्पोज करते हैं एक्सरे फिल्म को, और एक्सरे फिल्म को सुपर इम्पोज करके कुछ समय के लिए रखते हैं, बाद में एक्सरे फिल्म को हटा के उसे डेवलप करते हैं, तो उसमें जो धब्बे डेवलप हो जाएंगे, वो धब्बे डेवलप हो जाने के बाद जब आप मैच कर लेंगे तो दैट विल बी DNA फिंगरप्रिंटिंग। आ गया समझ में? ओके।